नमस्कार दोस्तों, अनुस्वार मंच पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक नए अतिथि के साथ, रूपल उपाध्याय। नमस्कार रूपल जी। नमस्कार संजीव जी। अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। मैं रूपल जी का परिचय देख रहा था तो मुझे लगा कि कितना बहुआयामी है। आप बड़ौदा गुजरात से हैं और अपना निक नेम रखा है मन बंजारा। जी। मन तो बंजारा होता है तभी अच्छा रहता है। अगर कहीं किसी चीज में ज्यादा अटक गया तो मुश्किल होता है। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम किया है और प्रोफेशन के तौर पर लेखक, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप कंट्री ऑफ इंडिया समाचार पत्र की ब्यूरो चीफ भी हैं। आपका एक प्रकाशित पुस्तकों में उल्लेखनीय है अनुत्तरित प्रश्न और बुरांश के फूल। बाकी गीत, कविता, आलेख, लघु कथा लगभग सारी ही विधाओं में आपने दखल रखा हुआ है और मंची प्रस्तुति भी उल्लेखनीय है। आप विश्व हिंदी लेखिका मंच द्वारा नारी शक्ति सम्मान और यमुना सम्मान, लघु कथा श्री सम्मान, कथा दर्पण सम्मान ऐसे बहुत सारे सम्मान को प्राप्त किया है। आज हम रूपल जी की साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि क्या अनकही अनजानी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो नमस्कार, स्वागतम। ऐसा करते हैं कि साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ और किसकी प्रेरणा से हुआ, इस पर जरा प्रकाश डालिए। वो ऐसा कहते हैं ना कि बीज हम जमीन में डालते हैं, फिर वो पानी, धूप और फिर वो अंकुरित होता है और वृक्ष बनता है या बेल या पौधा बनता है। तो मेरा जो ये साहित्य में जो पदार्पण हुआ, मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं क्लास 8th में थी जी, तब मैं ये नहीं कहूंगी मैं किसी से प्रेरित हुई थी, क्योंकि ये ईश्वर की प्रेरणा थी कि मैंने अपनी हिंदी की कॉपी में आखिरी पन्ने पे चंद लाइनें लिखी थी। नया साल आने वाला था और तब लिखी, और आज तक नहीं मालूम कि मैंने वो क्यों लिखा था और कौन मेरा प्रेरणा स्रोत था। तो ये तब हुआ था और उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई में सब छूट छाट गया लिखना। कभी कभी कुछ लिखा करती थी, जैसे कुछ कविता या कभी कुछ भी ऐसे लिखा तो जी। और 2018 अक्टूबर में से मेरी ये लेखन यात्रा आरंभ हुई। जीवन में वो कहते हैं ना कि जब उतार चढ़ाव आते हैं तो इंसान थोड़ा भावुक होता है और अपने आप को तराशता है ना, कि मैं कौन हूँ। ये जो लेखन है ना, लेखन की यात्रा है, ये मेरी अपनी तलाश है, मतलब मेरी खुद की स्वयं की तलाश है ये कि मुझे ऐसा क्या है जिसको करने से मेरे मन को सुख मिलता है, ऐसा क्या है जिसको करने के बाद मैं खुद को तृप्त महसूस करती हूँ। तो मैंने पाया कि वो लेखन है। तो 2018 सितंबर में मैंने ऐसे ही 5-6 लाइन कुछ फेसबुक पे पोस्ट की थी और उन चंद पंक्तियों को पढ़कर मुझे बस जैसे होनी ना तय है, आपके जीवन में कुछ भी होना है ना तो वो तय है, बस हमें नहीं पता, हम अनजान रहते हैं, हमें नहीं पता होता। तो ये शायद मेरे भाग्य की इन रेखाओं में शायद लिखा था कि मेरा लेखक होना तय था। तो बस वो उन पंक्तियों को पढ़ा किसी ने, तो किसी ने कहा तुम वहां जुड़ जाओ, ये करो वो करो। क्या आपको पंक्तियां याद हैं आपको जो आप सुना सके हमारे दर्शकों को? जी, ऐसी तो मतलब ऐसा काफी कुछ है जैसे मैंने लिखा है।
तो जैसे वो अभी पंक्तियां जो आप बता रही हैं संदर्भ में, उन पंक्तियों को अगर आप याद हो तो सुना सकते हैं। हाँ जी जी। तो जी। जैसे मैंने लिखा था कि एक आंसू, एक आंसू, एक आंसू जो निगाहों के तले पलता है, एक आंसू जो निगाहों के तले पलता है, यूं ही नहीं बहता, यूं ही नहीं बहता, आंखों में सजा रहता है, एक आंसू जो निगाहों के तले पलता है, यूं ही नहीं बहता, यूं ही नहीं बहता, आंखों में सजा रहता है। अच्छा है, आपकी संवेदना काबिले तारीफ है। तो बस फिर वो लेखन यात्रा शुरू हो गई और गुरुजनों का मुझे साथ मिला। तो बिल्कुल। सबके मार्गदर्शन में और सबने मुझे सिखाया, क्योंकि मुझ में सीखने की लगन जो है ना वो आज भी त्यों की त्यों बरकरार है। बहुत सुंदर। मुझे आज भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे बहुत कुछ सीखना है। नहीं, सीखने का क्रम तो सॉरी अंत तक चलता रहना चाहिए, जी क्योंकि हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ नया सामने आता है, उसे सीखना ही चाहिए। अब आपसे उल्लेख चाहूंगा, कौन कौन सी विधाओं में आपने काम किया है? जब 2018 में मैंने लिखना आरंभ किया तो बस एक महीना ही हुआ था। मतलब सितंबर में मैंने लिखना शुरू किया होगा और अक्टूबर में मैं जुड़ी एक बहु प्रचलित मंच है लघु कथा के परिंदे। हाँ। तो वहां पर जो कांता रॉय जी भोपाल से उसका करती हैं संचालन, तो मैं उस समूह से जुड़ी और मैंने वहां पर पढ़ा। मुझे अच्छा लगा कि ये लघु कथा मतलब क्या है लघु कथा, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते ही मेरे को ऐसा कुछ हुआ और मैंने भी कुछ लिख के समूह में पोस्ट किया और वहां से मेरी लघु कथा की यात्रा आरंभ हो गई। बहुत। और मुझे ये बताते हुए काफी खुशी होती है कि 2018 में जिस लड़की ने लिखना आरंभ किया था वो भी सितंबर के महीने में, और उसी समूह का दिल्ली में अधिवेशन होने वाला था, तो उसके लिए भारतवर्ष से कुछ लघु कथाएं मांगी गई थी और मैंने सितंबर में लिखना शुरू किया था और मैंने मात्र 2 महीने बाद दिसंबर में अपनी लिखी हुई 7 लघु कथाएं वहां भेजी थी परिंदे समूह में। तो जिनका सिलेक्शन हुआ किताब के लिए और अधिवेशन हुआ दिल्ली में जहां मुझे इनवाइट किया गया और वहां पर लघु कथा श्री की उपाधि भी मिली। तो ये एक मतलब मनोबल प्राप्त होता है ना कि अगर आप कहीं पे जुड़े और आपका मतलब सिलेक्शन भी हो गया और तो ये सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। उसके बाद मैं जिस समूह की संचालन करती हूँ, मैं जिसका मतलब मैं अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उस समूह में बहुत ही मतलब बहुत ही श्रेष्ठ गुणीजन जुड़े हुए हैं। तो वहां पर फिर मैंने उनके सानिध्य में दोहा लेखन सीखा, मैंने घनाक्षरी सीखी, माहिया सीखा। तो ऐसे मैंने अलग अलग विधाओं में, मैं अगर अपने बारे में कहना चाहूं तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने आप को एक लघु कथाकार के रूप में पाती हूँ, क्योंकि वो विधा है जिसमें मेरा सब कुछ सामने आता है। मतलब एक होता है ना कि हमारा रिफ्लेक्शन, हमारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन, तो वो लघु कथा है। और बाकी विधाएं जो मैंने सीखी वो मैंने इसलिए सीखी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए होते हो, ठीक है, कॉमर्शियल कहीं भी जुड़े हुए होते हो, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी गोष्ठी में जाएं, कोई परिचर्चा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या बात हो रही है, किस विषय के बारे में बात हो। इसीलिए मैंने सारी विधाओं को सीखने की कोशिश की कि भाई गजल क्या है, नज्म क्या है, दोहा क्या है, घनाक्षरी क्या है। 1 मिनट का पास लूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल है।
तो आप विधाओं के बारे में बता रहे थे कि लघु कथा पर काम किया आपने, कहानियों पे काम किया, और कौन कौन सी विधाएं उठाई? मैंने बताया कि मैंने अपने गुणीजनों के सानिध्य में दोहा लेखन, माहिया लेखन, धनाक्षरी इत्यादि विधाओं को सीखने का प्रयास कर रही हूँ। आज भी मैं प्रयास कर रही हूँ। तो कविता संग्रह आपका पहला पहला कब छपा? मेरा कविता संग्रह नहीं, मेरा लघु कथा संग्रह आया था, अनुत्तरित प्रश्न। हाँ हाँ हाँ। और ठीक है। बुरांश के फूल? और ये जो बुरांस के फूल है, ये मेरा प्रकाशन के लिए गया है, जो अभी जून में इसका विमोचन करेंगे हम लोग। अच्छा। वो कहानी संग्रह होगा। अच्छा, तो कविता संग्रह क्यों नहीं तैयार किया? कविता संग्रह एक्चुअली अभी मेरा कलेक्शन हुआ है कविताओं का, तो हो सकता है कि मैं मतलब अभी मैं फिलहाल अपने एकल लघु कथा संग्रह पे काम कर रही हूँ और 2 उपन्यास पे काम कर रही हूँ मैं। तो हो सकता है कि जब ये काम हो जाए उसके बाद फिर मैं कविता संग्रह भी लेके आऊं। आपने इंडिया नेट बुक्स को कोई रचना नहीं भेजी? किसको? इंडिया नेट बुक्स को आपने याद नहीं किया? अच्छा, तो याद कर लेंगे। एक काम करिए, मेरे पाइपलाइन में मेरा खुद का एकल लघु कथा संग्रह आने वाला है और 2 उपन्यास पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं आपसे संपर्क करती हूँ उसके लिए। भेज दीजिए, भेज दीजिए। जी जरूर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका झुकाव कविता से धीरे धीरे कविता यानी गद्य की तरफ होता जा रहा है, तो इस माइग्रेशन का क्या रीजन हो सकता है? नहीं देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। एक्चुअली जो कविता होती है ना, वो जैसे बोलते हैं ना आशु कवि, है ना, तो कविता के साथ में कैसा है कि जैसे मैं अभी बैठी हुई हूं, है ना, और मेरे मन को छू के कोई बात निकल गई, ठीक है, और उस वक्त जो मैंने महसूस किया इंस्टेंट, जैसे हम इंस्टेंट टी या इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं ना, उसी प्रकार कुछ एक भाव मुझ तक आया, ऐसे निकला, पास ऑन हुआ, और जो मैंने उस क्षण पे महसूस करा और मैंने कविता का रूप दे दिया। कभी मैंने उसको गीत का रूप दे दिया, कभी 2 लाइनों का मैंने दोहा लिख दिया। लेकिन जब आप लघु कथा लिखते हैं, तो लघु कथा लिखने के पीछे ये होता है कि आप तक कोई चीज आई, कोई भाव आया, आपको छू के गया और फिर आपने उस पर मंथन किया। लघु कथा इंस्टेंट नहीं होती, वो मंथन के उपरांत होती है, वो बहुत चिंतन मांगती है। और कहानी में तो हम गढ़ते हैं, पात्रों को गढ़ते हैं। जैसे लघु कथा के अंदर हमारे पास में स्पेस नहीं है कि हम मन से कुछ भी जोड़ तोड़ सके, लेकिन कहानी में बहुत स्पेस होती है। वहां पर आप बस, ट्रैक्टर, ट्रेन, पहाड़, नदी कुछ भी ला सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने माइग्रेट किया है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा तजुर्बा बढ़ता है, तो आपका चिंतन ज्यादा होने लगता है, बदलता है। तो जब आपका चिंतन ज्यादा होता है तो निकल के गंभीर चीजें ज्यादा आती हैं। हाँ जी। तो इसलिए मेरा मुख्य तौर पे लघु कथा मेन रहता है मेरा, और कविताएं भी लिखती हूँ। आपको मेरी फेसबुक वॉल पे बहुत सारी कविताएं मिलेंगी। ढूंढूंगा मैं। आई सेंड या श्योर। क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट। जी 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 जरूर जरूर। अब मेरा मन हो रहा है कि आपसे एक लघु कथा जो आपको सर्वप्रिय हो, लघु कथा सुनी जाए छोटी सी। मैं सुनाऊं आपको लघु कथा? जी एक सेकंड। ये मेरी किताब है अनुत्तरित प्रश्न। बहुत सुंदर। और इसमें ये कहानी है एक बोतल में जिस्म। इसका टाइटल पढ़िए आप खाली। सही सही है। ये जो कहानी है ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट आई थी कॉन्टेस्ट में। अरे वाह। मैं आपको इसी किताब में से एक लघु कथा सुनाती हूँ। बिल्कुल ठीक। आप बोतल में जिस्म सुनना चाहेंगे या कुछ और? वो जो आपको सबसे प्यारी लगती हो। प्यारी तो सारी लगती, अपनी माँ को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। क्योंकि कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो वो दिल के ज्यादा करीब होता है।
एक बहुत छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ, मतलब छोटा सा है एकदम। जी। ये मेरी जो लघु कथा है, इसमें मैंने समाज के से एक प्रश्न किया है। इसका टाइटल है बेरोजगार क्यों। जी। अपनी लड़की के रिश्ते के लिए शालिनी जी ने अपनी सहेली के सुझाव पर बायोडेटा बनाया। नाम अनु श्रीवास्तव, उम्र 32, कद 5'4", रंग गेहुआ, योग्यता MBA IIM, कार्य CEO राष्ट्रीय बैंक, लड़का न्यूनतम डिग्री होल्डर भी चलेगा। अपनी लड़की के लिए वो लड़का तलाश करने के लिए बायोडाटा बनाया है जी। और वो लड़के के लिए लिख रही है कि न्यूनतम डिग्री होल्डर भी चलेगा, बस गृह कार्यों में योग्य हो, नौकरी आवश्यक नहीं, एकल परिवार को प्राथमिकता। सही है। संपर्क शालिनी श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, दूरभाष नंबर। वाह, बन गया। एक बार इनसे भी जांच करा लेती हूँ। अजी सुनते हो राजेश जी? हाँ जी, आप हुक्म करें। देखो, मैंने अनु के लिए ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर डालने के लिए बायोडाटा बना लिया, एक बार आप भी देख लो। सरसरी नजर डालते हुए राकेश जी बोले, ये क्या बकवास है, क्या लिखा है ये? लड़का कम पढ़ा लिखा भी चलेगा? मतलब मैं अपनी लड़की एक बेरोजगार के गले बांध दूं? अपनी सुयोग्य बच्ची को किसी गधे के बांध दूं? शालिनी कुछ सोचते हुए बोली, कल रात ही समाचार में बता रहे थे कि समानता का दावा करने वाली उच्च शिक्षित 60% महिलाएं डिग्री लेने के बाद भी केवल घर को संभालती हैं। एक ये मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ, उस पंक्ति को। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कह रही हूँ। हाँ, उन्हें कोई क्यों बेरोजगार की श्रेणी में नहीं डालता? तो लड़के का कमाना जरूरी क्यों? ठीक बात। गर्व से बोली, अजी हमारी बच्ची दिन रात मेहनत करती है, लाखों रुपए कमाती है, क्या वो एक खुशहाल जिंदगी जीने की हकदार नहीं? पर शालिनी, दोनों भी तो काम कर सकते हैं, उसमें तकलीफ क्या है? तो घर और बच्चे संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। और बात चम्मच कढ़ाई रिश्तेदार त्याग बलिदान भूत भविष्य से होते हुए वर्तमान में लौटकर आई। अरे भगवान, तो नौकर या आया भी तो बच्चों को संभाल सकते हैं ना। मेरी एक बात सुन लो तुम साफ साफ, मेरी लड़की के बच्चे नौकरों के हाथों में नहीं पलेंगे। कल ही देख रही थी मैं टीवी के समाचारों में, भारत में बेरोजगारी 9% तक पहुंच गई है, या हो सकता है उससे भी ज्यादा। अभी आंकड़े पूरे नहीं है किसी के पास। इसका कारण पता है आपको? और बेचारा राजेश सोच में पड़ गया, जो शादी और बच्चे अभी हुए भी नहीं है, उनके लिए मैडम कितनी अपडेटेड है। सही। शालिनी जी, आप ही बता दो, अगर नौकर पालेंगे तो नौकर ही बनेंगे ना। मतलब आज तो मैडम चौका छक्का मार रही थी। फिर बोली, हमारे देश को नौकर की नहीं, ऐसे नए लोगों की जरूरत है जो रोजगार के नए क्षेत्र खोलें। जी। मुद्रास्फीति से पहले जो आंकड़ा 50% था रोजगार का, वो घट के 23% रह गया है। वाह जी वाह शालिनी जी, लगता है आपने तो पूरी रिसर्च कर डाली। बायोडाटा कर दो पोस्ट। बहुत सुंदर। नया विषय, नई कल्पना। गुड। इसी तरह आप एक बढ़िया सी कविता सुनाइए। पंक्तियों में पिरोया है, उसको आप एक बार सुनिए। जी जी। मेरी ये पंक्तियां प्रिय अमृता प्रीतम जी को समर्पित। लगता है कुछ एहसासों के कर्ज, लगता है कुछ एहसासों के कर्ज तेरे मुझ पर बाकी थे। लगता है कुछ एहसासों के कर्ज तेरे मुझ पर बाकी थे, उन्हीं हिसाबों के तकादे के लिए इस जन्म में
मुझे तू मिल गया। यूं ही रिश्तों के सफर इतने लंबे नहीं हुआ करते। यूं ही रिश्तों के सफर इतने लंबे नहीं हुआ करते। शायद तुझे थोड़ा और जानना है मुझे, या मुझे तुझसे अपनी पहचान करानी है, या मुझे तुझसे अपनी पहचान करानी है। ना कोई खालीपन था, ना कोई खालीपन था, ना ख्वाहिश ही थी किसी की, पर फिर भी जब तूने दस्तक दी, पर फिर भी जब तूने दस्तक दी, तो मैंने कोई पर्दा ना किया। वाह। ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, या शायद नहीं। ऐसा ही होना चाहिए था, या शायद नहीं। लगता है कुछ एहसासों के कर्ज तेरे मुझ पर बाकी थे। उन्हीं हिसाबों के तकादे के लिए इस जन्म में मुझे तू मिल गया। लोग कहते हैं तू हंसता नहीं है, लोग कहते हैं तू हंसता नहीं है, और मैं उन लम्हों में डूब जाती हूँ जब तेरी हंसी के ठहाके मेरे होठों पे सच कर मुझे सोने नहीं देते। मेरे होठों पे सच कर मुझे सोने नहीं देते। कभी कभी शहरी वो देख नहीं पाते, कभी कभी शहरी वो देख नहीं पाते, या महसूस करने से वंचित रह जाते हैं जिस रूप में परदेसी परदेश में अपना परिचय कराकर दिलों को जीत जाता है। जिस रूप में परदेसी परदेश जाकर अपना परिचय कराकर दिलों को जीत जाता है। लगता है कुछ एहसासों के कर्ज तेरे मुझ पर बाकी थे। उन्हीं हिसाबों के तकादे के लिए इस जन्म में मुझे तू मिल गया। फिर मोहब्बत के कितने ही कशीदे उस पर ही लिख दिए जाते हैं। अक्सर महसूस करती हूं मैं कि जिनकी तस्वीर मैंने कभी ली ही नहीं। अक्सर महसूस करती हूं मैं कि जिनकी तस्वीर मैंने कभी ली ही नहीं, वो जेहन में समाये रहते हैं और फिर अपने ख्यालों में डुबोकर मुझे कभी अकेले चलने नहीं देते। बहुत बहुत बहुत। बिना सूरज मेरी परछाई बनकर, बिना सूरज मेरी परछाई बनकर, हाँ सूरज को मैं इश्क सरीखा ही कहूंगी। हाँ सूरज को मैं इश्क सरीखा ही कहूंगी, जिसको पाने की चाहत करने वाला, जिसको पाने की चाहत करने वाला चाह कर भी पाने की तमन्ना से डरता है। जिसको पाने की चाहत करने वाला चाह कर भी पाने की तमन्ना से डरता है। जलकर राख होने का भय जो होता है उसे, जलकर राख होने का भय जो होता है उसे। लगता है कुछ एहसासों के कर्ज तेरे मुझ पर बाकी थे। उन्हीं हिसाबों के तकादे के लिए इस जन्म में मुझे तू मिल गया। वाह, बहुत सुंदर। आप अच्छा कविता अच्छी लिखते हैं, जी शुक्रिया। और इसको थोड़ा और ज्यादा लेखन करेंगे तो और अच्छा सुधरेगा। जी भाषा भी शुक्रिया। आपकी अच्छी है और भाव प्रवाह भी अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। अब चूंकि आप लघु कथाएं, कहानियां और संस्मरण वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें जो आपके आसपास का सामाजिक परिवेश है, उस परिवेश में कैसे आपको लगता है आपको विषय वस्तु कैसे मिल जाती है, कैसे पिकअप करते हैं? देखिए, हर पात्र ना अपनी कहानी खुद लिखवाता है। जी। पात्र कुत्ता, बकरी, गाय, सड़क, पहाड़, नदी, झरना, फूल, भंवरा, कुछ भी हो सकता है। जी। वो किसी भी लेखक के मन में एक भाव पैदा करता है और अपनी कहानी खुद लिखवाता है। बिल्कुल ठीक। और वो उसी से लिखवाता है जिससे वो लिखवाना चाहता है। बिल्कुल ठीक बात। उसे पता होता है कि मेरी भावों की जो ये भाव है, इसकी जो प्रस्तुति है, वो ये इस रूप में बेहतर कर पाएगा। तो मैं जो विषय का चुनाव करती हूँ, जैसे मैं अभी बताती हूँ, अभी अपने काम के सिलसिले में यात्रा होती है, हम लोगों की यात्रा होती है, हम कहीं ना कहीं जाते हैं।
जी। अभी रिसेंटली मैं यात्रा में थी। कहाँ घूम के आए? मैं काम से गई थी, मैं अहमदाबाद गई थी, उससे पहले उदयपुर गई थी, तो अभी मैं कल ही जयपुर से आई हूँ सवेरे। ठीक है, तो मैं जब जयपुर से आ रही थी या जा रही थी, तो मैं बस में थी। मेरी नजर पड़ी बस में से, केवल 1 मिनट के लिए चौराहे पे मेरी बस रुकी थी, और मैंने देखा सड़क के किनारे कुछ गरीब बच्चे थे, जी। और एक सब्जी वाला था, उसके ठेले पे कुछ चंद सब्जियां थी बची कुची। वो बच्चे दौड़ते हुए आए, सब्जी वाले के ठेले के पास खड़े हुए, और सब्जी वाले ने उनको ऐसे करा हाथ से, ले लो। बच्चों ने झट से वो सब्जियां उठाई, और जो खुशी, वो बची कुची सब्जियां पाके जो खुशी उन बच्चों के चेहरे पे थी ना, उसको मैं बस में बैठकर महसूस कर रही थी। तो और विषय तो बहुत है। अगर अगर आपका मन आंकलन कर सकता है, अगर आपका मन भावुक है, संवेदनशील है, तो विषय तो अभी मुझे आपसे बात करते करते भी विषय आ रहा है। हो सकता है कि मैं एक लघु कथा इस पर भी लिख दूं। बिल्कुल लिखिए, क्यों नहीं, तो अच्छा विषय है, अच्छा विचार है आपका। है ना? तो इस तरीके से होता है, और मुझे खुशी होती है। मैंने अभी तक जैसे कि अभी आपने मेरा सुना था बेरोजगार क्यों, जी। एक मैंने लघु कथा उसी मेरी किताब में थी। तो हम कहते हैं ना त्रिशंकु, जी। तो मैंने अभी महानगर में जो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हाँ। तो मैंने फ्लैट को त्रिशंकु की परिभाषा दी थी। मैंने ओ, कंपैरिजन उससे किया था कि हम त्रिशंकु हैं। हाँ, ऊपर से नीचे के बीच में कहीं लटके। ठीक है, तो आप आसपास की घटनाओं से प्रभावित तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मतलब मैं घटना नहीं बोलूंगी, मैं भाव बोलूंगी। हमारे आसपास हम जो भी देखते हैं, हम यात्रा में होते हैं, या हम घर में होते हैं, या हम मंडी में सब्जी लेने गए हैं, या हम अपने कार्यालय अपने ऑफिस में हैं, तो भाव तो आप तक, अगर आप लेखक हैं, संवेदनशील हैं, तो आप तक भाव आएगा। आएगा। अब आप, जैसे कि आपके पास घर में आटा है। जी जी। अब आटा आपके पास में है, अब निर्भर आप पे करता है ना, आप उससे क्या बनाओगे, रोटी पराठा या पूड़ी। करेक्ट। ठीक करेक्ट। है, तो अब हमको देखना होता है कि अब आटे में क्या मिला है। ठीक है, कि उससे कुछ मीठा बन जाए, तो हम गुड़ मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, घी मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं। तो भाव भाव भी उसी प्रकार है। भाव हम तक आता है, भाव विद्यमान है, हमारे चारों ओर भाव विद्यमान है। अब हम उस भाव से बनाते क्या है, जी। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उससे क्या बनाएंगे। कविता बनाएंगे, हम उस पे दोहा बनाएंगे, कविता कहानी लिखेंगे। ठीक बात है। जिस भाव में एक वो जिस भाव में वो परिलक्षित हो जाए, उसी को। देखिए, मतलब एक बहुत जरा सी बात कहनी होती है, अगर बहुत छोटी सी बात कहनी होती है, जिसको हम दोहे में बता देते हैं। नहीं, ठीक है, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम आपकी कविता सुने, लेकिन हम दोहा और घनाक्षरी का एक एक पद सुनना जी चाहेंगे। जरूर जरूर, है ना? तो हम क्या करते हैं, हमें कोई मैसेज देना है समाज को, तो हमने 2 पंक्तियों में दोहा लिख दिया, ठीक और बात। उसी भाव को समझाने के लिए हमने 500 पेज का उपन्यास भी लिख दिया। ठीक बात है। तो अब उपन्यास विषय में वस्तु प्रिपरेशन विषय होगा, वस्तु पता एक है? ही हो सकती है। विषय वस्तु एक ही हो सकती है। एक ही विषय पे काम करती है कहानी, उपन्यास, कविता, गजल। ठीक है, लेकिन कहानी में क्या होता है, रिपीटेशन होता है उसका। जैसे अपन किसी को रिवाइज कराते हैं ना, बार बार बोल के, कि उसको याद हो जाए, तो कहानी में रिपीटेशन ऑफ भाव होता है, हमें याद हो जाती है, ओ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो जैसा कि आपने बोला, दोहा बोला आपने, तो अब आपने दोहे की बात करी है, तो मैं दोहा समर्पित करती हूँ माँ को। मैं अपनी माँ को नमन करती हूँ इस मंच के माध्यम से, और मैं अपना दोहा प्रस्तुत करती हूँ। जी। जीवन देती दान वो, सह कर पीड़ा, जीवन
जीवन देती दान वो सह कर पीड़ा, भगवन भी करते नमन, करते उसकी वाह, करते उसकी वाह। अपने बच्चों पर सदा माता देती ध्यान, अपने बच्चों पर सदा माता देती ध्यान। माँ ही तो औलाद की पीड़ा लेती जान, पीड़ा लेती जान। माता का आंचल सदा देता ठंडी छांव, माता का आंचल सदा देता ठंडी छांव। देव स्वयं भी पूजते माँ के पावन पाँव, माँ के पावन पाँव। एक घनाक्षरी भी इसी समय चुन लीजिए। सुनाती हूँ जी। मनहरण घनाक्षरी। प्रीतम है उस पार इस पार तन्हाई है, प्रीतम है उस पार इस पार तन्हाई है, जोड़ती है मन को वो यादें पतवार है, जोड़ती है मन को वो यादें पतवार है। धड़कन के तारों से टिमटिमाए चांदनी, धड़कन के तारों से टिमटिमाए चांदनी, चल रही नाव ऐसे वो नवेली नार है, चल रही नाव ऐसे वो नवेली नार है। करवटों में सिमटी वो मखमली छुअन, करवटों में सिमटी वो मखमली छुअन, मेरे तन को सजाए बन अलंकार है, मेरे तन को सजाए बन अलंकार है। अब आपसे मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा जी। साहित्य लेखन के अलावा आपकी अन्य अभिरुचियां क्या क्या हैं? जी, साहित्य लेखन के अलावा जो मेरी रुचि है, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, अभी भी है, अभी समय नहीं मिलता वो एक अलग बात है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मैं काफी सीखा भी है मैंने डांस, और गाती भी हूँ, गाने का शौक है मुझे। मुझे अनुभव हो गया, आपने अपने गीत जो है ना सारे के सारे मधुर आवाज में सुनाए, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ गायन में। हाँ, तो गाने का शौक है मुझे, और मुझे गार्डनिंग का शौक है, मुझे कुकिंग का शौक है, और अभी मैं अपनी फिटनेस के लिए काफी ध्यान देती हूँ, तो मैं फिटनेस कोच भी हूँ, वेलनेस कोच हूँ, मैं डाइट और न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ। कितने काम करती हैं आप, इतनी नन्ही सी और जान? मैं पिछले 15 साल से काउंसलर हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा परिचय है मेरे बारे में, बस इतना ही है। आजकल जो लेखन कार्य बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन पाठक नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या कारण लगता है कि पाठक दूर हो रहे हैं या जुड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए,
मैं इस बारे में ऐसा नहीं कहूंगी कि पाठक नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं तो अपने पाठकों से बहुत संतुष्ट हूं। और मेरे जो जब मैंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करी थी, उस दिन जो मेरा पहला पाठक था वो आज भी बरकरार है। मतलब वो मुझे पहले दिन से जो पढ़ रहा है वो आज भी पढ़ रहा है, ठीक है। और मेरे पास तो बढ़ोतरी हुई है। लोग कहते हैं कि कम है, मैं कहती हूँ बढ़ोतरी हुई है। तो हाँ, ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक समसामयिक प्रश्न हो गया कि भाई कम क्यों हो रहे हैं पाठक, ठीक है। एक्चुअली क्या है, कोई भी लेखक जिस भी विधा में लिखता है, हमें ना पता होता है कि उसका टेस्ट क्या है, ठीक है। वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक पाठक हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपने उस नब्ज को पकड़ लिया तो आपके पास पाठक की कमी कभी नहीं होगी। अच्छा, सही हमें बात। ना, अगर हम थोपेंगे ना, जैसे अभी किसी को रुचि गजल सुनने में है तो उसको लघु कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। नहीं। अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग पाठक है, जी। ठीक है। अब हम सब जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हम सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि जब मैं ये पोस्ट करूंगा तो इस पर ये आएगा, जी। ठीक है। हर पाठक हर पोस्ट पे नहीं आता है, ऐसे ही हर पाठक हर विधा की किताब नहीं खरीदता है। जी। जैसे मुशायरा होता है, काव्य पाठ होते हैं, तो उसमें वही लोग जाते हैं ना जिसको उसको सुनने का इंटरेस्ट है बिल्कुल ठीक बात है ना। लघु कथा गोष्ठी में कौन जाएगा जिसको लघु कथा में इंटरेस्ट है। है। जब गजल नाइट होगी तो उसमें कौन जाएगा जिसको गजल में इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल। पाठक वर्ग विभाजित है। आप इस कैटेगरी को ऐसे देखो कि जब मैंने अपनी कोई गजल की किताब निकाली या मैंने अपनी गजल कहीं पोस्ट की, तो जो उसमें रुचि रखते हैं क्या वो सुनने के लिए आए? अगर वो आए तो आपका जॉब इज फेबुलियस, आपने अपना 100% काम किया। हाँ, उसको सुनने के लिए लघु कथा और कहानी वाले नहीं आएंगे, वो उनका टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं। ठीक है। तो ठीक है। पाठक वर्ग कम नहीं हो रहा है। हम मतलब ऐसा नहीं, हमें हमें उनके मन तक पहुंचना होगा, वो क्या चाहते हैं हमसे। बिल्कुल ठीक बात। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, देखिए, कोई भी अच्छी बात जो होती है ना, अगर हम कोई किसी ज्वलंत विषय पे कोई बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपनी बात हमें बहुत स्ट्रांगली रखनी होती है, भले ही हमारी बात पढ़ने वाला और सुनने वाला एक ही हो, ठीक बात। ठीक है। अगर मैं कोई बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने रख रही हूं और मुझे केवल एक व्यक्ति सुन रहा है, तो भी मुझे खुश होना चाहिए कि एक ने सुना, एक ने सुना। क्योंकि अच्छी बातें सुनने और पढ़ने वाले बहुत कम हैं। लेकिन हमें अपनी बात पूरी ईमानदारी से और पूरे कॉन्फिडेंस से रखनी है। क्यों? क्योंकि आज एक सुन रहा है, कल 2 सुनेंगे, कल परसों 3 सुनेंगे। पहले दिन 100 नहीं आएंगे, पहले दिन एक ही आएगा। एक से ही शुरुआत तो हुई। लेकिन अगर अपन डर गए, अपन घबरा गए, अपन ने सोचा कि हमने बहुत मेहनत से कुछ लिखा, कुछ सुनाया और कोई सुनने के लिए नहीं आया, तो आज के बाद मैं लिखूंगा नहीं, कुछ सुनाऊंगा नहीं, तो वहीं आप हार जाओगे। नहीं, ऐसा आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। जी आपने चेखोव का नाम तो सुना है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चेखोव ने एक नाटक लिखा जी और उस नाटक का मंचन किया गया, जी। लेकिन वो जो उसका मंचन किया गया वो फ्लॉप शो निकला, लोग उठ उठ के चले गए। तो चेखोव अंदर बैठा रहा, ऑडिटोरियम में अंदर बैठा रहा और 4 घंटे बाद वो निकला। जब उसको लोग समझा बुझा करके बाहर लाए, क्योंकि वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मेरा नाटक फेल हो गया। लेकिन चेखोव फिर चेखोव हो गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तालियां ना बजें तो आपकी कही हुई बात कमजोर है।
देखिए एक ना किसी भी रचना, जो आपने रचना लिखी है, आपने किसी भी रचना का आपने क्रिएशन किया है ना, काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे एक पिक्चर आई थी मसान, ठीक है, उसमें एक गाना था, तू किसी रेल सी थरथराती है, हाँ तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं थरथराता हूं, ठीक है। हाँ, वो कविता है, मैं किसी पुल पे था अब था। थरथराता हूं, ठीक है। आप ये देखिए, तू किसी रेल सी गुजरती मैं है ना। किसी पुल सा थरथराता हूँ। हाँ ठीक है, आप ये बताइए कि जब ये गीत किसने ये कविता, ये गीत किसने लिखा था और कितने साल पहले लिखा? हाँ, मुझे याद नहीं है। ये प्रदीप जी ने लिखा था, ठीक ओ, है। और ये बहुत साल पहले लिखा गया था, ठीक बात है। लेकिन ये केवल एक कविता के रूप में था जिससे पहचान नहीं मिली थी। लेकिन अब तो बढ़िया लेकिन पहचान। जब उसी कविता को गीत के रूप में एक पिक्चर में प्रस्तुत किया गया और उसका प्रस्तुतिकरण इतना लाजवाब हुआ कि एक एक के मुंह पे चढ़ गया वो। बहुत सही। आप ये देखिए कि प्रेमचंद जी ने गोदान लिखी थी हाँ, जन्मों पहले। हाँ, जन्म। मेरा तो आज जन्म भी नहीं हुआ आज था। भी वो आज की लगती है। तो आज भी वो आज की लगती है। अब आप सोचिए कि जिस समय गोदान लिखी गई होगी ना, वो तब नहीं उतनी बिकी जितनी अब बिक रही ठीक बात है ना। तो हम किसी भी रचना के ऊपर इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते कि ये लोगों को पसंद आई है या नहीं, हो सकता है बाद में पसंद आ जाए। आई एग्री विद यू। हमारी सभा के अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथी लेखकों को, या आपके अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो? मैं संदेश ये देना चाहूंगी, क्योंकि मैं अभी काफी दिनों से इसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ अपने साथियों से जो मेरे साथ काम करते हैं लेखन के क्षेत्र में, जी कि और ये बात मैं बहुत, मैंने बोला ना चाहे सुनने वाला एक ही हो, और ये बात मैं बहुत स्ट्रांगली रख रही हूँ सबके सामने जी। कि बहुत हो गया ये श्रृंगार और प्रेम पे लिखना। ठीक है, अब हमें लिखना चाहिए फिटनेस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान कौन से नंबर पे है। इतने ज्यादा डिजीज हो रही है, लोगों को अटैक आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ओबिसिटी हो रही है। तो हमें हमारी कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, आलेख के माध्यम से हिंदुस्तान को स्वस्थ हिंदुस्तान बनाना है। लेकिन रूपल जी, मैं तो कुछ उल्टी कविता लिख बैठा हूँ। हाँ, मैं तो इसके उल्टी कविता, इसके उलट एक कविता लिख बैठा हूँ। सुनाइए। प्यार कर मर जाएगा, प्यार कर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा, प्यार कर मर जाएगा। प्यासी धरती और सिसकता आसमां रह जाएगा, प्यार कर मर जाएगा। कौन तब बातें करेगा, कौन यूं छेड़ेगा तब, कौन बहलाएगा दिल को, तन्हा होगा दिल ये जब, इश्क का कोई फसाना बेवजह रह जाएगा, प्यार कर मर जाएगा। तो देखिए आपकी, आपने जो लिखा है ना प्यार पे, आपने जो आपका ये जो भाव है, प्रेम भाव है, आप और मैं एक तरीके से एक जैसी ही बात कर रहे हैं। आपको पता है हम दोनों की बातों में समानता क्या है? एक दो बंद और सुना दो तो। हाँ बताइए। पानी की लहरों बिना सूखी नदी बस नाम की, रूह जब प्यासी रहेगी जिंदगी किस काम की, तो ऐसी नीरस जिंदगी को कौन फिर जी पाएगा, प्यार कर मर जाएगा। गुलशन के बिना फिर बागवां भी किस लिए, और एक साथी के बिना
ये कारवां भी किस लिए, जिंदगी में एक पतझड़ का समा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। आखिरी है, हर कोई जीता रहेगा आप में ही गुमशुदा, और आपसे कोई न पूछे, रूह हो जब गमज़दा, तो फिर फसाना दिल का दिल में, अनकहा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह अब जाए। आपकी ये जो पंक्ति है ना, अन कहाँ रह जाएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका अपना आपको छोड़ के निकल जाएगा। तो अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसकी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक बात है है। ना। वो वो समाज शास्त्री विधान हो गया, ये कविता का विषय नहीं है, ये गद्य का विषय भले हो सकता है, लेकिन कविता का विषय नहीं है फिटनेस। नहीं, क्योंकि कविता तो लिखी ही तब जाती है जब वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान। अगर वो फिट होगा तो कविता लिख ही नहीं पाएगा। सही बात है। लेकिन देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, वो नहीं, कभी किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। प्यार तो एक वृत्ति है। तो अगर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ तो मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखूंगी, है ना। मैं अपनी बॉडी को वो सब कुछ दूंगी जिससे मेरी बॉडी खुश हो, हाँ, नेचुरली उसमें तो मैं को है ना। तो फिर मैं सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ दूंगी, मैं दौड़ने जाऊंगी, व्यायाम करूंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, है ना। तो प्यार का मतलब ये होता है कि हम किसी की केयर करें, है ना। तभी ठीक तो है ना। कहा है कि आपसे कोई पूछे और आपसे कोई पूछे नहीं है, आप सन्नाटे में बैठे रहे तो क्या फायदा। चलिए, चर्चा का विषय ऐसा है कि बड़ी लंबी वार्ता हो बिल्कुल। सकती है, लेकिन समय का अपनी पाबंदियां हैं। तो यस। आपके साथ विचार विमर्श के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया अनुस्वार मंच को, और अच्छा लगा आपके साथ बात करके। कुछ क्या कहना चाहिए, एक्साइटिंग रचनाएं हैं आपकी। कविता आप लघु कथा से ज्यादा अच्छी लिखती हैं। इसलिए आपने कविता के साथ अन्याय किया है कि संग्रह नहीं छपवाया अभी तक। तो फिर चलिए ना, इस मंच पे एक प्रॉमिस कर लेती हूँ मैं आपसे। मैं आपको सच बोल रही हूँ, अभी तक मेरा कविता संग्रह मेरी लिस्ट में भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4 किताबों पे काम कर रही हूँ। कविता संग्रह का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको देती हूँ। ठीक है जी। तो ठीक है, ये प्रॉमिस है मेरी तरफ से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे इसीलिए हैं। तो अनुस्वार मंच पर आपके आगमन और समय देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे, कभी कुछ विषयांतर पर, कभी कुछ अपने अनुभवों के ऊपर बातचीत करते रहेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार।